नमन तन्हा दरी में खाना मस्तम। हमें ऐसा लगता था कि बुनियाद एग्ज़ाम में सिर्फ वो स्कूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें करीब 500,000 बच्चे पढ़ते हों, लेकिन आज इस स्कूल से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसको देखकर लगा कि उस रेस के अंदर हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। तो इसके लिए सभी टीचर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन किया था, एक बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो चाहे बुनियाद एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा कोई मेजर टारगेट नीट, आईआईटी, इंजीनियरिंग के लिए, या हमारे लिए कोई यूपीएससी एग्ज़ाम हो, या हमारा कोई टारगेट एज अ लॉयर, एज अ मीडिया स्पेशलिस्ट, जो भी टारगेट हो, हमें उसके साथ अलाइन होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो इंसान जिसके पास गोल नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, वो एक जानवर की तरह होता है। और इस्लाम में ऐसे इंसानों को चौपाई की जगह करार दिया गया है कि ऐसा शख्स जिसके पास कोई टारगेट, कोई गोल नहीं है लाइफ में अचीव करने के लिए, वो एक जानवर है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिनके पास कोई टारगेट नहीं होगा। सभी के पास कोई ना कोई टारगेट होगा, और अगर नहीं है तो आज ही हम कोशिश करेंगे उस टारगेट को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। हम उस टारगेट को एक अच्छाई से जोड़कर सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने नेशन के लिए उसको अच्छाई से जोड़कर अपने टारगेट बनाएंगे। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम रोजाना एफर्ट पुट करेंगे, और ये जानेंगे कि उस एफर्ट पुट करने में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है, वो चाहे हमारे पेरेंट्स की तरफ से आती हो, वो हमारे टीचर्स की तरफ से आती हो, या हमारे फ्रेंड्स की तरफ से आती हो, हम उसको फुलफिल करेंगे। जब हम उस टारगेट के लिए निकल पड़ेंगे तो फिर हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट करें, और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमें उस टारगेट से दूर करने वाले हैं। यानी नेगेटिव मेंटेलिटी के जो लोग होंगे, हमें उनसे दूर रहना है। तो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए प्रिपरेशन करके वो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, सभी छोटे बच्चे भी, उनके उनके जहन में होता है, और बाज़ दफा वही चीजें जो होती हैं हमें आगे चल के मोटिवेट कर रही होती है। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। और ऐसे कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जो लॉयर्स बनना चाहते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स बनना चाहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या अपने टप्पा उजियार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि अपना टारगेट बहुत छोटा मत रखिएगा। अगर वो टारगेट बहुत छोटा होगा तो उसको तो कोई भी अचीव कर सकता है, तो आपका कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा फिर सोसाइटी के अंदर। आपका रिकॉग्निशन सिर्फ तब हो पाएगा जब आप एक मेजर टारगेट को अचीव करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपना एक टारगेट फिक्स करें, और टारगेट फिक्स करने के बाद उस टारगेट के साथ अलाइन हो जाएं। उसमें आपके टीचर्स यहाँ पर काफी सपोर्टिव हैं, और अगर वो सपोर्टिव ना होते तो कभी भी वो रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी जैसे अमर साहब ने बताया कि ये स्कूल काफी दिनों से बुनियादी एग्जाम में पार्टिसिपेट करता था, बट पहली बार यहाँ पर 3 प्राइजेस आए हैं। और वो प्राइजेस तब आए हैं जब एक नॉर्मल सिलेबस इंप्लीमेंटेड नहीं था, एक हायर सिलेबस, एक ऐसा सिलेबस जो कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड सिलेबस है, वो इंप्लीमेंटेड सिलेबस था, तब स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। तो जो स्टूडेंट हायर क्लासेस में है, क्लास 9 ऑनवर्ड्स, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट्स अपना गोल डिफाइन करके उसके लिए अभी से मेहनत करने में लग जाए। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर ये कभी नहीं पूछा जाएगा, इस चीज का कॉलम फिल करने के लिए नहीं मिलेगा आपको मार्कशीट पे कि आप किस एरिया से आते हैं, आपकी क्या एज है, कि मतलब वो एज के बेसिस पर आपको कुछ प्रायोरिटी मिलने वाला है, या आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया था। वहां पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो सभी बराबर स्टूडेंट्स होंगे, उनको वहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी, आपकी मेहनत, आपकी स्किल, जो आपने
मेहनत किया है वो सिर्फ वही काम आने वाला है। इसके अलावा वहां पर आपके बीच में और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट या आईआईटी या यूपीएससी या किसी दूसरे एग्जाम के लिए 5 साल या 7 साल मेहनत की है, और आपके अंदर जो एग्जामिनर कमेटी होगी वो कोई डिफरेंशिएशन जनरेट नहीं करेगी, उनके लिए सब स्टूडेंट्स बराबर होंगे। तो अगर आपने कोई गोल डिफाइन किया है तो उसके लिए अभी से लग जाइए। और खास तौर से पता होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में और 9th में। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी किसी चीज को पुश करते हैं तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, बनिस्बत इसके जब वो मूव कर रही होती है। जब बॉडी मूव करती है तो कम फोर्स में काम चल जाता है, लेकिन उसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा आता है। तो यही हमारे लिए आज के लिए भी है कि अगर हम किसी चीज के लिए ख्वाहिशमंद हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, इनिशियली वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसको आसान बनाने के लिए पहले हमें उसको मूवेबल कंडीशन में लाना होगा, तभी हम उसके लिए कर पाएंगे। बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है यहाँ पर, जमाल अहमद साहब, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो वो जो दीदावर हैं, आज मुझे लगता है कि वो इस इलाके को मिले हैं और